बॉलीवुड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले आता है चमक, ग्लैमर, हंसते हुए चेहरे, लाखों की फैन फॉलोइंग और बेहिसाब पैसा। एक ऐसी दुनिया जहां पर हर कोई परफेक्ट दिखता है, सक्सेसफुल लगता है और हमेशा खुश नजर आता है। लेकिन दोस्तों, यही बॉलीवुड का वो हिस्सा है जो हमें दिखाया जाता है। तो इसके पीछे एक और दुनिया है जहाँ एक ऐसा अंधेरा है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं और उससे भी कम लोग समझ पाते हैं। इस अंधेरे में छुपा है ड्रग्स माफिया, पावर पॉलिटिक्स, रूथलेस कंपटीशन और वो प्रेशर जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। यहाँ सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि कनेक्शन और कभी कभी साइलेंस की कीमत भी चुकानी पड़ती है। और इसी दबाव के बीच जन्म लेती है मेंटल हेल्थ की समस्याएं, डिप्रेशन, एंजाइटी और इमोशनल ब्रेकडाउन। अलग अलग शब्द हैं, लेकिन बॉलीवुड में अक्सर ये एक साथ एक कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, जहां एक्सपेक्टेशंस का बोझ लगातार बढ़ता जाता है और फेलियर का डर हर दिन सताने लगे। तब एंजाइटी धीरे धीरे इंसान की सोच को जकड़ लेती है और उसे चैन से जीने नहीं देती। और जब यही एंजाइटी लंबे समय तक बनी रहे तो ये डिप्रेशन का रूप ले लेती है। डिप्रेशन जहां इंसान खुद को अकेला, बेकार, होपलेस महसूस करने लगता है। बाहर से स्माइलिंग फेस, अवार्ड फंक्शंस और रेड कारपेट दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से स्लीपलेस नाइट, पैनिक अटैक्स और खुद से चलती एक खामोश लड़ाई होती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इंडस्ट्री में मेंटल हेल्थ को आज भी कमजोरी माना जाता है। यहाँ स्ट्रॉन्ग दिखना बेहद जरूरी है, चाहे इंसान अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो। यही वजह है कि कई कहानियां कभी सामने ही नहीं आ पाती, कुछ आवाजें दबा दी जाती हैं और कुछ हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती हैं। आज हम बॉलीवुड के उसी डार्क साइड की बात करेंगे जहां ग्लैमर के पीछे छुपा है पेन, स्पॉटलाइट। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बॉलीवुड सिर्फ एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ हाई रिस्क, हाई मनी, पावर, पैसा और रेपुटेशन सब दांव पर लगा होता है। यह इंडस्ट्री अब कहानियों के पीछे नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स के पीछे भागने लगी है। यहाँ कहानी मायने नहीं रखती, यहाँ मायने रखता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वीकेंड फिगर्स। आज फिल्मों की सफलता का पैमाना कंटेंट नहीं बल्कि 200, 300, 500 करोड़ का क्लब बन चुका है। फिल्म बनने से पहले तय कर लिया जाता है कि इसे बेचना कैसे है। अगर हम 2025 की रिपोर्ट देखें तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने करीब 13,000 करोड़ का बिजनेस किया है। यह आंकड़ा हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा नंबर माना जा रहा है। लेकिन इस मैसिव बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ज्यादातर फिल्में सेफ फॉर्मूलाज पर बनाई जा रही है। रिमेक, सिक्वेल और स्टार ड्राइविंग प्रोजेक्ट इंडस्ट्री पे हावी हो चुके हैं। इसी मुद्दे को लेकर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने अपने इंटरव्यू में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड अब सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर के पीछे पागल हो चुका है। अनुराग कश्यप के मुताबिक आज फिल्म बनाने से पहले लोग सोचते हैं कि 500 या 600 करोड़ कैसे कमाएं। ये चालू हुआ था गजनी से, ये फिल्म ने 100 करोड़ कमाए। 100 करोड़ और ड्रामा जो चालू हुआ तो उससे जो है ना, अभी बाहर से लोग जब नए नए आते हैं इंडस्ट्री में, उनको लगता है कि ऐसे पैसे मिल जाएंगे। स्टोरीज, इमोशन और ओरिजिनलिटी सेकेंडरी बन चुकी है। उन्होंने साफ कहा कि यही कारण है कि आज बॉलीवुड में क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है। अनुराग कश्यप ने इंडस्ट्री को टॉक्सिक तक बता दिया। चक्कर जो चालू हुआ एंटूराज वाला, और इसका ब्लेम मैं सीधा सीधा मुंह पे बोलता हूँ, एजेंट्स पे जाता है। ये जो नई एजेंसीज खुली है ना, ये आती हैं और ये उन मेकअप आर्टिस्ट और हेयर डिपार्टमेंट और ये एंटूराज को भी रिप्रेजेंट करती है और उनसे भी बैक एंड लेती है। जहां एक्सपेरिमेंटेशन की जगह फियर और प्रेशर ने ले ली है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म मेकर हंसल मेहता ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड को बचाने की नहीं बल्कि रीसेट करने की जरूरत है। हंसल मेहता के अनुसार फिल्मों में पैसा किसी सुपरस्टार पर नहीं बल्कि कहानी पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑडियंस आज भी अच्छी कहानियां देखनी चाहती है, लेकिन इंडस्ट्री रिस्क लेने से डर रही है। नए राइटर्स, डायरेक्टर और नए टैलेंट को मौका नहीं दिया जा रहा। हंसल मेहता मानते हैं कि जब तक स्टोरी लाइन को सेंटर में नहीं लाया जाएगा तब तक बॉलीवुड का फ्यूचर खतरे में रहेगा। आज इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म डैमेज कर रही है। बॉक्स ऑफिस ऑब्सेशन धीरे धीरे सिनेमा की सॉइल को खत्म कर रहा है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो बॉलीवुड सिर्फ नंबर की रेस बनकर रह जाएगा, जहां क्रिएटिविटी, इमोशंस और ओरिजिनलिटी सिर्फ वर्ड बनकर रह जाएंगे।
होंगे। दोस्तों, बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों की दुनिया नहीं, ये एक पावर स्ट्रक्चर है जहां एक ऐसा पिरामिड है जहां ऊपर बैठे लोग पूरी तरह इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं और नीचे खड़े लोग सिर्फ इंतजार करते हैं कि कब उन्हें मौका मिले। इस पिरामिड में नेपोटिज्म, कास्टिंग, कंट्रोल और प्रोडक्शन हाउस की ताकत साफ दिखाई देती है, जहां पावर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकती बल्कि उन्हीं गिने चुने परिवारों में घूमती रहती है। जो लोग फेमस फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए रास्ते पहले से ही खुले होते हैं। बिग बैनर, स्ट्रॉन्ग पीआर, बेस्ट स्क्रिप्ट और टॉप डायरेक्टर के साथ लॉन्च किया जाता है। इनके लिए फेलियर भी एक फेस होता है, कैरियर खत्म होने की वजह नहीं। और वहीं दूसरी तरफ आउटसाइडर आर्टिस्ट के लिए ये सफर बिल्कुल अलग होता है। ऑडिशन देना और सालों तक संघर्ष करना, छोटे रोल में खुद को प्रूफ करना और लगातार रिजेक्शन झेलना उनकी रियलिटी बन जाती है। कितनी देर से खड़े हो आप? बहुत देर से खड़े हैं। कितनी देर से? अरे छुट्टी हुआ तभी स्कूल खुला, लड़कियों को लिए हैं, लड़कों को अभी लाइन में लगा। लड़के बाद गाइस जो भी मुंबई आने का सोच रहे हैं ना, वो मेरी व्लॉग्स देख लेना एक बारी कि क्या हालात चल रहे हैं एक्टर्स के। 10-10 घंटे से 2-2 घंटे से यहाँ पे खड़े होके वेट कर रहे हैं और उसके बाद बाहर आके बोलते थे कि पुलिस का लफड़ा हो गया, अच्छा नहीं ले रहे हम लोग, बंद हो गए। कई टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनके पास सही सरनेम या स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं होता। यही इनबैलेंस धीरे धीरे नेपोटिज्म डिबेट को जन्म देता है। इस डिबेट ने नेशनल अटेंशन तब ली जब साल 2017 में कंगना रेनॉल्ट कॉफी विद करण के शो पर गेस्ट बनकर आई। इसी मंच पर कंगना रेनॉल्ट ने करण जौहर पर नेपोटिज्म को प्रमोट करने का आरोप लगाया। Who is very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. I think Star World just got its promo. उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में नेपो किड्स को बार बार लॉन्च किया जाता है जबकि आउटसाइडर को फेयर चांस नहीं मिलता। कंगना ने इनडायरेक्टली आलिया भट्ट, जानवी कपूर, अनन्या पांडे और वरुण धवन का जिक्र किया। इन सभी एक्टर्स को धर्मा प्रोडक्शन ने लॉन्च किया था जो करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस है। इस बयान के बाद इंडस्ट्री के अंदर और बाहर दोनों जगह बहस शुरू हो गई। ऑडियंस और क्रिटिक्स ने सवाल उठाया, क्या बॉलीवुड में टैलेंट से ज्यादा सरनेम मायने रखता है? नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? करण जौहर सिर्फ और सिर्फ स्टार किड को लॉन्च करते हैं, तो आप क्या मानते हैं? आपने उनके साथ में काम भी किया है। उन्होंने अब तक किस किस को लॉन्च किया है? सिर्फ स्टार किड ही है ना? हाँ। तो वो आरोप थोड़ी है, वो तो सच है। आप दोनों आउटसाइडर्स हैं इंडस्ट्री के लिए। नेपोटिज्म जो शब्द है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री में है, या फिर आप ये कि हम दोनों, बल्कि हम तीनों यहाँ पर हैं, हम तीनों बाहर से हैं। तो अगर हमारे खिलाफ कोई भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म हुआ होता तो फिर हम होते ही नहीं ना। मेरे ख्याल से शुरू में इट इज़ डिफिकल्ट डेफिनेटली एक आउटसाइडर के लिए। और कहा गया कि आउटसाइडर्स को ऑडिशन में ही कई राउंड से गुजरना पड़ता है, खुद को बार बार साबित करना पड़ता है, फिर भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, जबकि स्टार किड्स बिना ऑडिशन के सीधे बड़े बैनर के साथ काम शुरू कर देते हैं। हालांकि करण जौहर ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था। इसी साल में राघव जुयाल खुद स्टेज पे कह रहा है कि मेरा सबसे बड़ा ब्रेक किल है और मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हूं, मैं देहरादून का लड़का हूं, मुझे गुनीत मोंगा और करण जौहर ने ये ब्रेक दिया है, वो भी आउटसाइडर ही है, उसका क्रेडिट आप मुझे क्यों नहीं दे रहे? लक्ष्य लालवानी का लॉन्च हुआ है किल में, 52 करोड़ रुपी फिल्म वाज मेड ऑन अ फिल्म इंटायरली ऑन हिज शोल्डर्स। ही इज एन आउटसाइडर, मैं उसको कहीं से नहीं जानता, वो आज डेब्यू ऑफ द ईयर कहला रहा है। आप मेरे अगर क्रेडिट आप छीन रहे हो मुझसे बिकॉज एक नेपो किड को लॉन्च किया गया। उन्होंने कहा कि ऑडिशन किसी को जबरदस्ती स्टार नहीं बना सकता, ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि कौन टिकेगा। और कास्टिंग पैटर्न को देखें तो तस्वीर उतनी सिंपल नहीं लगती। एक्टर कृतिका कामरा ने कास्टिंग प्रोसेस को लेकर भी आउटसाइडर के लिए रास्ता काफी मुश्किल बताया। कास्टिंग डायरेक्टर अक्सर उन्हीं एक्टर्स को प्रेफर करते हैं जिन्हें वे पहले से जानते हैं या जिनके साथ उनका नेटवर्क जुड़ा होता है। इस वजह से नए और आउटसाइडर टैलेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज अपने आप सीमित हो जाती हैं। यही पावर पिरामिड बॉलीवुड को अंदर से खोखला कर रहा है।
जहां टैलेंट सेकेंडरी बन चुका है और एक्सेस सबसे बड़ी करेंसी बन गई है। सवाल ये नहीं कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है या नहीं, सवाल यह है कि बॉलीवुड कभी इस सिस्टम से बाहर निकलकर इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पाएगा। एक बात तो क्लियर हो जाती है कि बॉलीवुड आज भी बॉक्स ऑफिस नंबर के पीछे भाग रहा है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड हमेशा से ही बिजनेस ड्राइव रहा है। फर्क बस इतना है कि आज इंडस्ट्री पूरी तरह कॉर्पोरेट बिजनेस बन चुकी है, जहां क्रिएटिविटी से ज्यादा कैलकुलेशन मायने रखती है और इमोशन से ज्यादा प्रॉफिट मायने रखता है। इस बिजनेस में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही सब कुछ बन चुका है। ओपनिंग डे कलेक्शन, वीकेंड नंबर्स, लाइफ टाइम कलेक्शन के बीच एक्टर और डायरेक्टर का पूरा करियर दांव पर लगा होता है और यही प्रेशर कई बार सेंसिटिव एक्टर्स और फिल्म मेकर्स झेल नहीं पाते, क्योंकि वो सिर्फ फिल्म नहीं बनाते, वो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, अपने सपने और एक प्रोजेक्ट पर लगा देते हैं। हिस्ट्री में इसका सबसे पेनफुल एग्जाम्पल है गुरुदत्त। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। एक ऐसा नाम जिसे इंडियन सिनेमा का जीनियस कहा जाता है, लेकिन अपने समय में वही इंसान इसे इंडस्ट्री के प्रेशर और फेलियर से टूट गया था। मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है। साल 1959 में गुरुदत्त ने अपनी सबसे एम्बिशियस फिल्म बनाई, कागज के फूल, जो कल आसमान पे थे आज हेडर तक पहुंच। कहा था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्म होगी। यह फिल्म सिर्फ कहानी नहीं बल्कि गुरुदत्त की खुद की इमोशनल ऑटोबायोग्राफी थी। एक डायरेक्टर की कहानी जो फेम, अकेलापन, क्रिएटिव फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहा था। गुरुदत्त को इस प्रोजेक्ट से बहुत उम्मीदें थी। उन्होंने अपना पैसा, अपना नाम, अपनी क्रिएटिविटी सब कुछ झोंक दिया, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल साबित हुई। क्रिटिक्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, ऑडियंस ने फिल्म्स को नकार दिया और इसे फ्लॉप घोषित कर दिया गया। इस एक फेलियर ने गुरुदत्त को अंदर से तोड़ दिया और एक गहरे डिप्रेशन में चले गए। जिस फिल्म को वो अपनी लाइफ का बेस्ट वर्क मानते थे, वे फिल्म उनकी सबसे बड़ी हार बन गई। और यही वजह थी कि 10 अक्टूबर 1964 को एक बेहतरीन एक्टर, विजनरी डायरेक्टर ने सुसाइड कर लिया। लेकिन आयरनी यही खत्म नहीं होती। गुरुदत्त के जाने के कुछ साल बाद 1970s के डिकेड में चीजें बदलने लगी। फिल्म क्रिटिक्स, फिल्म सोसाइटीज और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने कागज के फूल को दोबारा देखा और तब समझ में आया इस फिल्म को ऑडियंस ने नहीं बल्कि टाइम ने रिजेक्ट किया था। और आज कागज के फूल को इंडियन सिनेमा की पहली ट्रूली ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म माना जाता है। ये इंडिया की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी। लाइटिंग, फ्रेमिंग, कैमरा मूवमेंट और सिंबोलिज्म के मामले में इसे मास्टरपीस कहा जाता है। आज फिल्म स्कूल और सिनेमा स्टूडेंट्स को इस फिल्म को पढ़ाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर आज ये मूवी कल्ट क्लासिकल मानी जाती है। इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन फिल्म एवर मेड कहा जाता है। क्रिटिक्स ने बाद में माना कि ये फिल्म अगर 20 साल बाद रिलीज होती तो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होती, लेकिन अफसोस उस वक्त बॉक्स ऑफिस नंबर्स ने क्रिएटिविटी को पूरी तरह कुचल दिया और एक महान आर्टिस्ट को ये एहसास दिला दिया कि वो फेलियर है। गुरुदत्त की कहानी यह दिखाती है कि बॉलीवुड में एक प्रोजेक्ट सिर्फ फिल्म नहीं होता, वो एक एक्टर, डायरेक्टर की पूरी जिंदगी को डिफाइन कर सकता है। और जब सिनेमा को सिर्फ बिजनेस बना दिया जाता है तो कई बार मास्टरपीस नहीं चलती, लेकिन आर्टिस्ट हमेशा के लिए टूट जाते हैं। अक्सर एक्टर्स और डायरेक्टर्स इसी तरह टूट जाते हैं जैसे गुरुदत्त के साथ हुआ था। और जब इंसान अंदर से टूटता है तो वो धीरे धीरे मेंटल हेल्थ का शिकार बन जाता है। यही मेंटल हेल्थ इश्यूज कई बार इंसान को ड्रग्स की तरफ धकेल देती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक्टर्स टूटते हैं जो फेलियर होते हैं। कई बार सक्सेस के शिखर पर बैठे लोग भी अंदर ही अंदर बिखर जाते हैं। बाहर से ग्लैमर, फेम और सक्सेस दिखाई देती है, लेकिन अंदर से अजीब सा खालीपन होता है जिसे कोई नहीं देख पाता। दीपिका पादुकोण ने इंटरव्यू में खुलकर इस बारे में बात की। उन्होंने कहा था कि उनके पास सब कुछ था, सक्सेसफुल करियर, फेम, पैसा, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी अंदर वो खालीपन महसूस कर रही थी। मॉडलिंग के बाद एक्टिंग, और मैं काम करती गई और एक दिन ऐसे आया 2014 में जब एक दिन मैं बेहोश हो गई और कुछ दिनों के बाद रियलाइज हुआ कि मुझे डिप्रेशन हुआ था।
वही एम्प्टीनेस धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले गई। दीपिका ने माना कि वो दौर उनकी जिंदगी का सबसे पेनफुल फेज था। इसी तरह फेमस रैपर हनी सिंह ने अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो बायोपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। हनी सिंह ने कहा कि ये एक इस तरह का डिप्रेशन था जिससे गुजरना किसी नर्क से कम नहीं लगता था। काफ़ी गाने थे, एक पंजाबी फिल्म कर रहा था, तो उसके बीच में सब कुछ एकदम मेरा ब्रेकडाउन हुआ और मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सिम्टम्स जो हैं ये क्या है। उन्होंने बताया कि उस समय वो खुद को पहचान नहीं पाते थे। ये स्ट्रगल सिर्फ एक या दो लोगों का नहीं है। आलिया भट्ट और शाहरुख खान जैसे वर्ल्ड फेमस हाईली सक्सेस एक्टर्स ने भी माना कि फेम के पीछे एक गहरी सैडनेस छुपी होती है। शरीफ बोलते हैं हिंदी में, डेड बॉडी, एंड शी जस्ट लुक्ड, शी डिडंट क्राई, शी डिडंट से एनीथिंग, शी जस्ट फेल and she hit her head on the ground, and for 2 years after that she didn't cry, she didn't speak, she just kept looking in space. शाहरुख खान ने कई बार कहा है कि स्पॉटलाइट के पीछे अकेलापन बहुत रियल होता है। ये एग्जाम्पल दिखाते हैं कि बॉलीवुड में सक्सेसफुल मेंटल हेल्थ की गारंटी नहीं है। यहाँ फेलियर भी तोड़ता है और सक्सेस भी। प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस और कंस्टेंट जजमेंट इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देती है, और जब इस पेन को समय पर समझा नहीं जाता तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी और ड्रग्स जैसी चीजों में बदल सकता है। बॉलीवुड का ये डार्क साइड शायद ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा रियल भी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एक बात क्लियर हो जाती है, बॉलीवुड जैसा बाहर से दिखता है वैसा अंदर से बिल्कुल भी नहीं है। इस ग्लैमर के पीछे छुपा है गहरा अंधेरा, मेंटल हेल्थ इशू, डिप्रेशन, एंजाइटी, फेलियर का डर, कांस्टेंट प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस, ऐसी चीजें हैं जिन्हें आम इंसान शायद कभी समझ भी नहीं पाएगा। इसी सच्चाई को लेकर वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड दिखने में जितना ग्लैमरस लगता है असल में वैसा है नहीं। उन्होंने माना कि वो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें कभी भी बॉलीवुड रास नहीं आया। जब उनके पास पैसा आया तो उन्होंने खेत खरीदे और अपने पंजाब वाले माहौल में वापस लौट गए, क्योंकि बॉलीवुड की चमकचौंध ज्यादातर दिखावे की होती है। रियलिटी में इसके पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा होता है जो बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।